आज एक नए मेहमान के साथ में एक नई शाम। आज के हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड एक्टर मिस्टर अरमान ताहिल। हेलो मन्नत, कैसे हो बेटा? हेलो अर्चना जी। वेलकम अरमान भाई, कैसे हैं आप? सलाम। मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। और सर कैसा चल रहा है? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? पिछले एक महीने में क्या नया किया आपने? पहले तो सभी जो लाइव जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। अन्नू जी भी लाइन पे हैं, अन्नू सिंह बागल, स्वीट किर, वो भी आई हैं। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन देखिए, अगर मैं हकीकत बताऊं तो है तो बड़ा बोरिंग, क्योंकि हम सब कैद हो गए अपने अपने घरों में। लेकिन हकीकत भी यही है कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना से बचना है तो हमें लॉकडाउन होके घर में बैठना पड़ेगा, सरकार के आदेशों का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वरना बाहर तो शमशान और कब्रिस्तान है। तो इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लॉकडाउन बहुत जरूरी है, घर में रहना बहुत जरूरी है, लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी। और जो हालात हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अरमान भाई, हम आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अपने ऑडियंस को रूबरू कराना चाहते हैं। हाँ। हम शुरुआत करेंगे आपके स्टार्टिंग टाइम से, जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, कि आप जब घर से फर्स्ट टाइम निकले थे एक्टर के बनने के लिए, तो जी। आप थोड़ा सा वहां से शुरुआत कीजिए कि कब आप निकले अपने घर से, कब आपके माइंड में आया कि एक्टर बनना है, और वो शुरुआत और पहला आपका ब्रेक कितने टाइम में आपको मिला, कितना स्ट्रगल करने के बाद मिला? सबसे पहले तो मैं, ये जो जुड़े हैं, रितु जी जुड़ी हैं हमारे साथ और मनीष जी जुड़े हैं, तो मैं इनको भी प्यार भरा सलाम और नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने, लोकेश भाई, आपने पूछा कि ये जो स्ट्रगल कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि स्ट्रगल जो वर्ड है, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। और मैं तो कभी इसे मानता ही नहीं। ये एक प्रोसेस है मेरे लिए। तो स्ट्रगल, काफी लोग कहते हैं कि स्ट्रगल है, ये है, वो है, तो हर चीज पे वो तो प्रोसेस होता है। चाहे हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग की करते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं, वकालत भी करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, तो हर एक को उस प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। तो हालांकि मैंने भी अपनी पढ़ाई स्कूल में, मैंने सब्जेक्ट लिए थे साइंस। आई वॉज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट। और मेरे कंप्यूटर जो था सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए स्टार्ट किया। तो उस दौरान मुझे एक ऑफर आया था फ्री पोर्टफोलियो का। तो मैंने वो फ्री पोर्टफोलियो मैंने करा लिया। कराने के बाद माशाल्लाह फोटोग्राफ कुछ अच्छे आ गए, तो लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दिया। और तारीफ करी तो मैंने भी कुछ फोटोग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग गए। कुछ अखबारों में फोटो छप गए, कुछ मैगजीन्स में छप गए। और उसके बाद मैंने थिएटर भी किया, कुछ मॉडलिंग भी करी, गारमेंट्स के शूट किए। उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर एंकरिंग भी करी, 106.4 मेगा पर, और मीडियम वेव चैनल के साथ। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पेश किए। और फिर क्विज प्रोग्राम्स किए दूरदर्शन पर, चैलेंज द मास्टर। तो उसमें मैं जीता, तो मैं चैलेंजर बन गया, चैलेंजर से मास्टर बन गया। तो ऐसे ये सफर चलता गया और अभी तक चल रहा है। तो मैं इसे स्ट्रगल नहीं कहूँगा, इसे प्रोसेस है। जो कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कहते हैं, तो आई हेट दैट वर्ड स्ट्रगल, विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड फॉर मी। बहुत बढ़िया चीज है ये जो आपने कही कि स्ट्रगल ना कह के उसे प्रोसेस कहा जाए। एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि एक जी। आत्मविश्वास भरा हुआ चीज है ये आपके अंदर, कि आपने उसको स्ट्रगल ना कह के एक प्रोसेस कहा।
ये एक प्रोसीजर है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया चीज आपने कही है कि हमारे ऑडियंस जो देख रही है, वो ऑडियंस जो आपको फॉलो करके इंडस्ट्री में आना चाह रही है, उनके लिए एक अच्छी चीज है, सीखने वाली चीज है आपसे। आपका पहला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कौन सा था? कौन सा सीरियल या फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा आपको हाइट मिली, जहां से आपकी पहचान बननी शुरू हुई? जी वो तो जब मैंने बॉम्बे आया, बॉम्बे आने के बाद मुझे बॉम्बे कैसे आना हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में ऑडिशन चल रहे थे एक शो के लिए जो कि स्टार वन पे आता था, स्टार वन चैनल आता था पहले। तो उसके ऑडिशन हो रहे थे नोएडा में, तो मैं चला गया। तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया, सिलेक्शन होने के बाद उसने मुझे बॉम्बे का अच्छा भी दिया, आना जाना खाना पीना रहना सब था मेरे पास। तो वो शो मैंने परफॉर्म किया, उसमें मेरे साथ शेखर सुमन साहब थे एज अ एंकर, और उसमें मेरे साथ जो थी रिया सेन। तो वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई, उन्होंने मुझे बॉम्बे वहाँ से बुलाया, फिर वो वाला शो मैंने किया, रियलिटी शो था। उस शो के बाद फिर मैंने कुछ प्रिंट एड्स किए, गारमेंट्स के, सूट के, शर्ट के, शेरवानी के। तो ये सफ़र चलता गया, और फिर उसके बाद कई सीरियल्स ऑफर हुए और मैंने किए। तो कुछ सीरियल स्टार प्लस के भी थे, कुछ जी टीवी के भी थे। तो ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। एज ए एक्टर आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपने काम किया है, आपने काफी ऊंचाइयां भी देखी, काफी हाइट भी देखी। कभी कोई ऐसा वक्त आया जो एक, जिसको हम बैड पीरियड कह सकते हैं या एक खराब दौर के, जो उतार चढ़ाव जिसको हम जिंदगी का कहते हैं, तो ऐसा कोई टाइम आया कि जब बैक आपने आना शुरू किया हो और जिससे आप हताश हुए हो? हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हमारी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसा कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं आया, लेकिन हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट हाथ में आके भी निकल जाते हैं। तो तब थोड़ा मायूसी सा होता है कि इतना फाइनल स्टेज पे आके एग्रीमेंट करने के बाद कभी कभी प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाते हैं, फिर वो रिलीज नहीं हो पाते। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं हमारी जिंदगी में, और बस इसकी आदत डाल ली हमने, तो इससे निराश नहीं होना है हमें। बिल्कुल सही बात है सर। कोई भी इंडस्ट्री में जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो निराश तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो निराश हो गया तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, मैं कामयाबी तो के लिए बिना निराश। इरादे हमेशा बुलंद रखने चाहिए। वो कहते हैं ना, बिल्कुल इरादे बिल्कुल बुलंद सर। तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो इसलिए इरादे मेरे हमेशा बुलंद रहे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया चीज है ये। और कोई अच्छा सा वाकया बताइए। आपने इतने सारे शोज किए हैं, जो आपके साथ में अच्छी यादें, जो आपको सबसे ज्यादा, जिसको करने में, जिस कैरेक्टर को करने में फन आपको मिला हो, कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसा वाकया आपके साथ में हुआ हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो मैंने किए हैं जो डिफरेंट हैं। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग भी लगता है। जैसे कभी मैंने एक महारानी का रोल किया था बीच में। मैंने डबल रोल किया था एक्चुअली, राजा का और रानी का, इन द सीरियल कॉल्ड बीरबल अकबर बीरबल। तो वो एक चैलेंजिंग रोल था। पहली बार मैं राजा भी हूँ, रानी भी हूँ, ओके। तो वो एक चैलेंजिंग होता है। उसके अलावा कभी कभी मैंने फीमेल के भी रोल किए। तो ऐसे चैलेंजिंग रोल्स जो किए उसमें मजा भी आया है। उसके अलावा मुझे जो पसंद है, मुझे पसंद आता है नेगेटिव करके, ज्यादातर मैं नेगेटिव रोल करता हूँ। तो नेगेटिव में खेलने के लिए कोशिश करता है। उसके अलावा मुझे काफी सीजन में ऑफर होता है, होगा तो रोमांटिक रोल ये भी पसंद है। हर तरीके के रोल, इस तरीके के चैलेंजिंग रोल मुझे पसंद है। आपके लिए अभी ऐसे आपने बताया कि एक राजा और रानी दोनों का रोल आपने किया, एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था। कोई ऐसा रोल आपके साथ में कभी ऑफर हुआ कि जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हुई हो, कि जिसको अभी कहते तक हैं तो एक बहुत ऐसा ही टफ रोल रहा हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसमें बहुत परेशानी हुई हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ रीजनल करते हैं, रीजनल शोज करते हैं, जैसे कि कोई भोजपुरी में है, या फिर स्टेट पंजाबी में है, या फिर खालिस उर्दू है। तो उसमें कभी कभी लैंग्वेज में डिफिकल्टी आ जाती है, और उसको परफॉर्म करने में।
बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिससे हमें बहुत परेशानी हुई और अ, ऐसा तो फिलहाल तो कुछ नहीं। आज सर इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव न्यू कमर्स के लिए क्या प्लेटफॉर्म है या कितना सरवाइव कैसे कर सकते हैं एक न्यू कमर जो आते हैं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे सरवाइव करना है और अगर एंट्री करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, मैं न्यू कमर को यही एडवाइस करूंगा कि जब भी वो कहीं से भी आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, तो वो पहले तो सबसे पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके आए। और कुछ अगर एक्टिंग की चीजें वो सीख के आ सकते हैं वहां से, तो वो सीख के आए वहां से। कुछ आजकल एक्टिंग कोर्स भी बहुत होते हैं, ग्रूमिंग कोर्स भी बहुत होते हैं, तो कुछ अगर सीख के आते हैं और माँ बाप का आशीर्वाद साथ होता है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। और साथ में थोड़ा आपको पता ही होगा कि बॉम्बे जो शहर है, सबसे महंगा शहर है, तो यहाँ पर रहना खाना पीना सब है। तो जो भी आता है, मैं कहता हूँ कि बस कम से कम 1 साल का अपना बैकअप होना चाहिए कि वो यहाँ सर्वाइव कर सके। एक मुंबई माया नगरी है, फिल्म जी इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री बहुत है वहां पे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि मैं आज यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, बहुत से मेरे जानकार है, मेल फीमेल जो जाते हैं स्ट्रगल करते हैं, जी कोशिश करते हैं एंट्री करने की। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फ्रॉड, या फिर हम कहें तो एक कास्टिंग काउच, कॉम्प्रो, ये चीजें जो कही जाती है, हम्म। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री में ये कितना क्या जरूरी हो गया बहुत ज्यादा, या फिर ये सिर्फ एक फ्रॉड लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, न्यू कमर्स को फंसाते हैं, या पैसा मिल जाए या कुछ और? देखिए, फ्रॉड लोग भी बहुत सारे हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, तो ऐसे लोग फ्रॉड फ्रॉड भी करते हैं, झूठे दिलासे भी देते हैं, लोगों को यूज भी करते हैं। और कुछ लोग जेन्युइन भी हैं जो बिना इसके काम भी देते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। और चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें होती भी हैं। कुछ लोग डिमांड भी करते हैं, अ, लड़कियों से भी करते हैं तो लड़कों से भी करते हैं। जब लड़कों को भी नहीं छोड़ते तो फिर लड़कियों को कैसे छोड़ देंगे? तो कई लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनका मैंने भी सुना है। मेरे साथ भी जब मैं बॉम्बे आया था तो कुछ ऐसी डिमांड रखी गई थी, तो लेकिन मैंने कभी उन डिमांड्स पे कभी उनको प्रायोरिटी नहीं दी, ना कभी मैंने उनको अपने हथियार उनके सामने डाले। तो ऐसे ऑफर्स मुझे भी बहुत सारे आए। तो ये सच है कि कॉस्टिंग काउच होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है कि हम अपने अपने को उन पर निछावर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या फिर हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते। तो अगर मुझे भी शॉर्टकट लेना होता तो आज मैं कहीं और पहुंच गया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे शॉर्टकट नहीं लेना था, मुझे उन रास्तों पे नहीं जाना था, इसलिए मेरा जो संघर्ष है, मेरी जो जर्नी है, वो थोड़ी लंबी है। बहुत बढ़िया चीज है सर, शॉर्टकट ट्राई करना भी नहीं चाहिए। मैं डेली जो है यहाँ पे ऑनलाइन आता हूँ और ये डिस्कस जरूर होता है मेरे साथ में, और मैं यही सलाह देता हूँ कि शॉर्टकट की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, और कोई रास्ता शॉर्टकट है भी नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो जी स्किल्स मायने रखते हैं, आपकी एक्टिंग आपकी परफॉर्मेंस मायने रखती है, शॉर्टकट मायने नहीं रखते। जी। पर कुछ और अपने बारे में बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से हैं, और ऑडियंस किस में आपको देखने वाली है? तो मैं ये भी बता देता हूँ, इस पे एड ऑन करता हूँ कि शॉर्टकट अगर कोई अपनाता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका टैलेंट, उसकी एक्टिंग, उसकी स्किल्स काम आती है। तो शॉर्टकट अपनाने के बाद ये भी जरूरी नहीं है कि उसको ये काम मिल जाए और वो हिट हो मिले। जाए। तो ब्रेक हो सकता है, जरूर मिल जाए, लेकिन वो हिट होने के लिए और उसको सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास टैलेंट होना जरूरी है और स्किल्स होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि लोग शॉर्टकट ना अपनाएं और अपने स्किल्स से, अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट से आगे बढ़ें। और ये शॉर्टकट जब अपनाएंगे तो शॉर्टकट कभी कभी कट लग जाता है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिसमें हम आपको देखने वाले हैं बहुत जल्दी?
और कौन से चैनल्स पे आने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है, मेरे आने वाली एक फिल्म है जयाप्रदा जी के साथ, जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है। और इसको हमने अभी शूट किया है रांची में। रांची में हमारी शूटिंग हुई थी, अ, झारखंड के आसपास। तो वो एक फिल्म है, इसमें मेरे साथ जयाप्रदा जी हैं, अमर सिंह साहब हैं, अमर सिंह जो काफी वो भी। तो ये फिल्म मेरी आने वाली है और थोड़ा सा इस पे काम रह गया है अभी। तो पोस्टर अभी थोड़े दिन में लॉन्च हो जाएगा ऑनलाइन, मैं आपको शेयर करूंगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ गए और देखें मेरी क्या आने वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ वेब सीरीज आ रही हैं। एक वेब सीरीज का नाम है कबाब, एक वेब सीरीज का नाम है पड़ोसन धमाल, एक आ रही है द जजमेंट डे, एक आ रही द स्कैम पेपर। तो ऐसी कई वेब सीरीज है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आप जो है मेरे से जुड़े रहे तो आप करेंगे। और हाँ, हम एक वेब सीरीज और बना रहे हैं और ये लॉकडाउन पीरियड के ऊपर बन रही है। इसका नाम है 21 डेज लॉकडाउन। तो इस लॉकडाउन पीरियड के ऊपर भी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है। तो काफी सारी वेब सीरीज आ रही हैं, तो अगर आप वेब सीरीज की शौकीन है देखते हैं आप जरूर देखिए। अमरान भाई थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा ना आपकी आवाज कम आ रही है बीच बीच में, थोड़ा सा लाउड हाँ, बोल दीजिए। और ठीक है। आपका मैं एक और देख रहा था बैनर, लॉकडाउन 21 के ऊपर भी आपकी एक वेब सीरीज बन रही है। हाँ, वही वही मैंने आपको बताया कि 21 डेज लॉकडाउन के ऊपर भी हमारी एक सीरीज आ रही है। 21 डेज लॉकडाउन के ऊपर भी हमारी एक सीरीज आ रही है। तो ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कहानी है लॉकडाउन 21 की? 21 डेज लॉकडाउन की कहानी अलग अलग एपिसोड्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है कि लोगों के साथ क्या होता है उसके अंदर। अगर कोई कपल लॉकडाउन में है तो वो कैसा अपना समय व्यतीत कर रहा है और उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं या उसके साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है। तो अलग अलग स्टोरीज है, एक फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, एक कपल के अंदर क्या हो रहा है, अगर कुछ लोग बैचलर्स हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है इसके अंदर। आप सर एक फेमस एक्टर हैं, फैन फॉलोइंग भी आपकी जबरदस्त है। कभी फैन फॉलोइंग की वजह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई, खासकर फीमेल फैंस की वजह से? कोई पीछे पड़ी हो, कोई मैसेंजर डालती हो, कोई जबरदस्त फैन रही हो आपकी, किसी ने लेटर्स लिख के भेजे हो, फूल फ्लावर्स भेजे हो? ये ऐसी बड़ी दिक्कत होती है। फीमेल फैंस और मेल फैंस तो होते ही हैं। मेल फैंस तो ऐसे ही है कि नंबर वंबर मांगते रहते हैं, सर हमें काम दिलवा दो, ये कर दो। फीमेल फैंस पीछे पड़ जाती हैं कुछ तो ऐसे, मुझे आपसे शादी करनी है या मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपसे ये करना है, मुझे आपसे वो करना है। तमाम ख्वाहिशें होती हैं। तो, तो ऐसी बड़ी चीजें होती हैं हमारे साथ। और इनकी हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। होता है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से हो। तो कुछ ऐसी ऐसी डिमांड्स करती हैं कि उसको पूरा कर पाना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अ, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि दिल तो पागल है। कोई एक किस्सा, कोई कोई एक लड़की जो आपके माइंड में आ रही हो, जो आपकी जबरदस्त फैन हो, जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जिसने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया हो, जिससे आप इरिटेट हो गए हो, यार ये बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। बहुतों को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और कुछ लड़कियां आउट ऑफ बॉम्बे से बॉम्बे बॉम्बे में पहुंच गई, मेरे को ढूंढते ढूंढते आसपास पहुंच गई। फिर किसी के थ्रू मुझे गलत मैसेंजर के थ्रू मुझे वहाँ बुलवाया कि आपके लिए प्रोजेक्ट है, आप आइए मिलने के लिए। किसी रॉन्ग कैरेक्टर के रॉन्ग कास्टिंग पर्सन से बुलवाया मुझे। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। मुझसे मिलने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसी चालें करी हैं, किसी लड़के को सेट करके या किसी कास्टिंग वाले को सेट करके या किसी डायरेक्टर को सेट करके मुझे बुलवाया, स्पेशली कि ताकि मैं उनसे वहाँ उनको मिल जाऊँ। जबकि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसा कुछ चीज़ें हो रही थी। तो
कई लड़कियां ऐसी भी परेशान करती हैं, पहुंच जाती हैं। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैंस को कि हर एक स्टार जो भी फिल्म में या टीवी स्टार हैं वो काम करते हैं, उनके फैन बहुत जबरदस्त होते हैं, चाहे वो फीमेल फैंस हो, चाहे वो मेल फैंस हो। कई बारी क्या होता है, कोई अगर स्टार उनको रिस्पांस नहीं देता है तो वो नफरत करने लग जाते हैं, वो कहते हैं यार इसमें एटीट्यूड बहुत है। तो कोई ऐसा मैसेज कि उनको समझ में आए कि यार एटीट्यूड नहीं होता है, हर एक की एक प्रॉब्लम होती है, फैंस को संभालना करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, मैं वही देखता हूँ कि अगर मैं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उनसे 2 बातें कर लेता हूँ, तो उनको लगता है कि मैं फेक हूँ या मेरा ये प्रोफाइल जो है वो फेक। अच्छा, नहीं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो कहते हैं एटीट्यूड है, बात ही नहीं करते हैं, आप तो बहुत बड़े स्टार हैं। तो दोनों स्थिति में हमारी जो होती है ना, वो हमारी वो होती है कि बैंड बजती है कि एक्सेप्ट ना करो तो एटीट्यूड है, और एक्सेप्ट कर लो तो वो तो फ्री है, वेला है, और फेक हो सकता है। तो मतलब तरह तरह के उनके मन में विचार आते हैं कि अलग अलग ओपिनियन। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनसे अगर हम उनसे 2 सवाल पूछ लेते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कि जितनी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं फेसबुक पे, तो आई जस्ट टेक इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरीवन, वेदर मेल और फीमेल। तो मैं सबसे पूछता हूँ कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन सही तरीके से देता है तो मैं उसको ऐड करता हूँ, नहीं देता उसको ऐड ही नहीं करता हूँ अपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो कई लोग क्यों आपको इंट्रोडक्शन क्यों चाहिए, आप मेरा अरे जब आपको इंफॉर्मेशन देने का चाहिए तो मैं आपको प्रोफाइल का पता करना है, ठीक है, तो मैं क्यों पढ़ूँ आपका प्रोफाइल, जब आपको इंफॉर्मेशन देने का चाहिए अपने बारे में बताने के लिए। बहुत लोगों को उसका इंफॉर्मेशन देना आता ही नहीं। तो ऐसे लोगों का तो मैं और जो देते हैं ढंग से देते हैं, तरीके से बात करते हैं, और तो ऐसे ना जाने कितने प्रोफाइल मेरे बन जाएंगे। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते करते एक लिमिट होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट तो करो तो इंडस्ट्री परेशानी, ना में करो जब तो आपने पहला कदम रखा तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स का क्या नजरिया था? उन्होंने सपोर्ट किया या डिमोरलाइज किया? क्योंकि कई बार होता है कुछ फैमिली सपोर्ट करती है पूरा कि नहीं जाओ आप काम करो, आप अच्छा कर सकते हो। कई होते हैं पापा बैठ जा घर में, एक्टर बनना तेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो आपके मतलब कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का? देखिए रिएक्शन तो मिक्स भी होता है। कुछ लोग अपोजिट होते हैं, कुछ लोग फेवर में होते हैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी फेवर, क्या बेटा झील है अपनी जिंदगी। और डैडी कहता है अरे तुम इंजीनियरिंग कर रही है तो ये कर वो कर वो कर। अ, मेरा मन लगता नहीं था उन चीज़ों में। तो मुझे हमेशा क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती थी। मैं दिल्ली से ही मैंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैंने कभी इंजीनियरिंग से मैंने बहुत धीरे धीरे, तो कई लोग हैं फेवर में होते हैं, कई लोग 90% तो फेवर में नहीं होते, लेकिन 5-10% अपनी अपने तरीके से लाते हैं जो फेवर वाले होते हैं। बस ऐसी है। खैर, अगर 10% लोग भी फेवर में है, इवन मदर फादर में से एक भी सपोर्ट कर देता है तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है इंडस्ट्री में पहुंच के काम करना और सरवाइव करना। बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में कितना मुश्किल है काम करना? देखिए गॉडफादर अगर हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको ब्रेक मिलना आसान हो जाता है। अगर गॉडफादर नहीं है तो आपको अपने पैर खुद जमाने हैं, खुद ही ये जो सारा प्रोसेस है ये खुद करना है। खुद ही लोगों से मिलना है, उनसे कॉन्टेक्ट बनाने हैं, और उनसे तरह काम निकलवाना है, अपना टैलेंट उनको दिखाना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप ही प्रेजेंट करनी है, खुद ही मार्केटिंग करनी है अपने आप। तो अगर गॉडफादर होता है तो ऑब्वियसली गॉडफादर के लिंक होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, रिलेशन में बना जाना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके सामने पहुंच जाती है, वो दूसरे होते हैं। बट अगर गॉडफादर नहीं है और आप इंडस्ट्री में नए हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी है। और वही मैं करता हूँ।
जो भी अभी तक का कैरियर रहा, उतार चढ़ाव वगैरह सब कुछ, वो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर एक लाइन में आप किसी को बताना चाहें तो क्या कहेंगे? एक लाइन में तो ये हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 100 से ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और बट ये है कि इस जर्नी को मैं एक खूबसूरत जर्नी कहूँगा कि हाँ, एक खूबसूरत जर्नी है। और इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए और मतलब अपने परिस्थितियों से और उतार चढ़ाव जो आते हैं जिंदगी में, उससे आप निराश मत होइए। और क्योंकि जिंदगी वहाँ खत्म नहीं होती, जिंदगी वहाँ से नई शुरू हो जाती है। तो बस एक वंडरफुल जर्नी है जो चल रही है। और सफर है ये। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल सही बात है। आपने आज तक इतने सारे रोल किए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बहुत अच्छे रोल्स किए हैं। आपका कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हो, जो अभी तक आपको ऑफर नहीं हुआ है? देखिए, मुझे आजकल जैसी फिल्में आती हैं आयुष्मान की, तो एक लाइट मूवीज होती हैं, कॉमेडी मूवीज होती हैं, और उसमें एक मैसेज भी होता है। तो ऐसी मूवीज बहुत पसंद है, बायोपिक्स पसंद है। मैं बचपन से देखता आया हूँ अमिताभ बच्चन साहब की मूवीज। तो बच्चन साहब की मूवीज भी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे बच्चन साहब ने डॉन का रोल किया था, अ, एक बहुत सुपर हिट फिल्म आई थी उनकी, डॉन। तो मुझे वो वाला रोल बड़ा पसंद है, डॉन। कभी मैं डॉन जैसा बन के हाथ में बैग, सोने के बिस्किट, बोले कि निकलो, और 7 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे हो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ रोल बहुत हो तो मजा आए। बहुत शानदार मूवी थी डॉन। और जो काम अमित सर ने डॉन 1 में किया था, डॉन 2 जी में जो हमारे खान साहब ने किया, जी। वो भी बेहतरीन था। मगर जो पहले वाली फिल्म है उसका हाँ, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अमित सर के आगे तो आई थिंक कोई भी है नहीं, खड़ा नहीं हो सकता। सर जो आप डॉन का म्यूजिक था, म्यूजिक भी था तो सुपर हिट म्यूजिक था। आज भी वो फॉलो ट्यून और काफी सारे गानों पे लोग टिकटॉक बनाते हैं। मतलब एक स्टाइल है उसमें, एक स्टाइलाइज डॉन है। मतलब कोई छोटा मोटा डॉन नहीं, स्टाइलाइज डॉन। तो एक उनका उसका भी ऑरा है। तो एक लार्जर देन लाइफ क्रिएचर। आपके आइडियल हीरो को